अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम अगैन। बेटा लास्ट क्लास में आपको मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, उसकी रे डायग्राम, मैग्निफिकेशन, कैसे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एक छोटे माइन्यूट पार्टिकल की बड़ी इमेज बनाता है। ये ऑप्टिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज हम एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज टेलीस्कोप। बेटा आज हम टेलीस्कोप पढ़ने जा रहे हैं। और टेलीस्कोप जो है बेटा, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स। मैं आपको बेटा यहाँ पे आज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डिटेल्स पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी हमारे पास दो तरह के टेलीस्कोप्स होते हैं। एक तो होता है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा होता है आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और तीसरा होता है आपका गैलीलियन टेलीस्कोप। बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजुअली आप हेवनली बॉडीज को स्टडी करने के लिए, उनको देखने के लिए जो है यूज़ करते हो। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है उसको यूजुअली हम यूज़ करते हैं टू सी एनी ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ। मान लो आप कोई दूर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसको देखना है, क्रिकेट मैच देखना है, आप गैलरी में खड़े हो तो उसको देखना है, मतलब जो भी अर्थ पे लोकेटेड होंगे ऑब्जेक्ट उसको देखने के लिए हम जो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और एक और टेलीस्कोप है हमारे पास, वी कॉल दैट गैलीलियन टेलीस्कोप। बेटा उसको भी आप अर्थ पे ही यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो टेलीस्कोप आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा दैट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर 12th प्रोस्पेक्टिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसकी इमेज फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, फिर उसकी मैग्निफिकेशन जो है उसकी फॉर्मूला हम डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कराएंगे, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बेटा, टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन होता है। इसको शायद उर्दू में दूरबीन कहते हैं, जिसे दूर की चीजें आगे सामने दिखाई दे। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है जो बहुत दूर है तो आपको वो साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए जो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो ना उसको आप टेलीस्कोप कहते हैं। तो टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे दूर की चीजें सामने नजदीक दिखाई देती है और बड़ी क्लियरली साफ साफ दिखाई देती है। जैसे माइक्रोस्कोप का काम था छोटी छोटी माइन्यूट ऑब्जेक्ट जो है उनकी इमेज बड़ी बनाना, और इसी तरह टेलीस्कोप का काम है जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि आपने जब मैंने आपको आई पढ़ाई है, ह्यूमन आई, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि एक ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा ये डिपेंड है उसका साइज कितना और वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है। अगर वो ज़्यादा दूर है आपसे तो उसका साइज छोटा दिखाई देगा। अब उन्हीं चीज़ों के लिए अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और वो बहुत ज़्यादा दूर है तो उसका साइज आपके लिए बहुत छोटा है, वो छोटा दिखाई देता है आपको। तो उसको साफ साफ और बड़ा देखने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वी कॉल दैट ए टेलीस्कोप। और जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप अगर आपके पास छोटा माइन्यूट ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा देखने के लिए उसका बड़ा साइज अगर आपको चाहिए देन यू यूज ए माइक्रोस्कोप, ठीक है बेटा। सो टेलीस्कोप दूरबीन, इससे हम दूर की चीजें जो है वो नजदीक उनकी इमेज आपके सामने बन जाती है और फिर वो इमेज जो है लार्ज होती है तो आपको वो दूर की चीजें जो है वो आराम से दिखाई देती है। फाइन। तो बेटा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ाया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली उसमें दो लेंसेज फिट होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लाइक ए ट्यूब, एक ट्यूब जैसा होता है, उसमें दो लेंसेज फिट होते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट की साइड में होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और दूसरा लेंस जो आपकी आंख की तरफ होगा वी कॉल दैट एन आई पीस। मान लो अगर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जब आप किसी माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखेंगे, मान लो मेरे हाथ में कोई माइन्यूट ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये जो ट्यूब है, इसके बेसिकली इसमें दो लेंसेज फिट होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक तो इस साइड होगा जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है, इस वाले लेंस को आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक इस साइड होगा जिस साइड आपकी आंख होगी, दिस लेंस इज कॉल्ड एज एन आई पीस, ठीक है। तो इसी तरह बेटा जो टेलीस्कोप है ना इसमें भी दो लेंसेज होते हैं, ये भी एक ट्यूब जैसा होता है। तो ट्यूब में आपने देखा होगा बेसिकली जब हम करते हैं तो ऐसे आपका जो दूरबीन है, आपका टेलीस्कोप है, आपने ऐसे ऐसे देखा होगा, उसके दो ट्यूब्स होते हैं। अब अगर आप एक ट्यूब कंसिडर करेंगे तो एक ट्यूब में बेटा दो दो लेंसेज फिट होते हैं। ये एक ट्यूब है, इसके इस साइड में एक लेंस फिट होता है,
जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है, और इस साइड दूसरा लेंस होता है, दोनों कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, और ये आपकी आई को फेस करता है। पर बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जो फंडामेंटल डिफरेंस है ना, इन टर्म्स ऑफ दिस लेंसेज, मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिखाया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है, उसकी फोकल लेंथ भी शॉर्ट होती है और उसका अपर्चर भी शॉर्ट होता है कंपेयर टू दी अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। पर बेटा यहाँ टेलीस्कोप में उल्टा होता है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस ही बड़ा होता है और आपका आई पीस जो है ये छोटा होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है और इसका अपर्चर भी बड़ा होता है, और जो आपका आई पीस है इसकी फोकल लेंथ और इसका अपर्चर छोटा होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव। तो माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस बड़ा, ऑब्जेक्टिव छोटा और आई पीस बड़ा, और यहाँ उल्टा, यहाँ ऑब्जेक्टिव बड़ा और आई पीस छोटा। ठीक है बेटा, इसका लॉजिक भी है। यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों दूर होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों होता है? क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो वहां से जो लाइट आएगी तो आपकी आंख तक कितनी लाइट पहुंचेगी, ये डिपेंड है इस ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कितना है। क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतना उतना ये ज्यादा रेज ऑफ लाइट को कैच करेगा, और जितना ये ज्यादा रेज ऑफ लाइट को कैच कर सकता है उतनी आपकी जो इमेज है वो ब्राइट बनेगी, मतलब आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो इसलिए जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना टेलीस्कोप में, इसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज को कैच करने के लिए आप जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको बड़ा रखते हो। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है इसका, आपने पढ़ा होगा, ये हम बेटा पढ़ते हैं जब हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। तो आपने ये भी देखा होगा कि जितना ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा उतना जो रिजॉल्विंग पावर इस टेलीस्कोप का है वो ज्यादा होता है। सो दिस द डायमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस इज बेसिकली इट डिपेंड्स, इट डिसाइड्स, इसका डायमीटर डिसाइड करता है कि एक टेलीस्कोप का जो है रिजॉल्विंग पावर कितना होगा। जितना ये बड़ा होगा, जितना इसका डायमीटर बड़ा होगा इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, उतना इस टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ओवरऑल ज्यादा होगा। सो दीज आर फ्यू रीजंस जिसके लिए हम ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको बड़ा रखते हैं कंपेयर टू दिस आई पीस। ठीक है बेटा, बिसाइड्स जब ये बड़ा होता है तो ओवरऑल जो इमेज जो है ना, इमेज जो है वो साफ साफ और जहां पे हम चाहते हैं वहां पे बन जाती है इमेज। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बेटा वो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस और इस आईपीस के बीच में जो गैप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने पिछले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको बताया था कि इसको कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब जो इस ओवरऑल ट्यूब की लेंथ है वो हम मेजर करते हैं इस लेंस से लेके इस लेंस तक। और ये जो लेंथ है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बेटा वैरी कर सकते हैं, इसको हम कम कम कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। इसके पैनल में, इसके ट्यूब में पैनल में एक छोटे से स्क्रूज होते हैं, उन स्क्रूज के जरिए हम इनके बीच में जो डिस्टेंस है इनको इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हैं। ठीक है बेटा, सो वी कैन एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। यूजुअली हम इस लेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, सॉरी ये आई पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस यूजुअली फिट होता है, फिक्स होता है। सो इसको अगर आप आगे पीछे ले जा सकते हो, क्योंकि आपको जो फाइनल इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ पे बनेगी, वो आपके नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट तक कहीं पे भी बन सकती है। पर उसको फोकस करने के लिए अगर आप उसको चाहते हो कि वो नियर पॉइंट पे आ जाए, तो आप इनके बीच में डिस्टेंस को वैरी करते हो, तो फोकस करते हो, तो अकॉर्डिंगली वो इमेज वहीं पे बनती है जहाँ पे आप चाहते हो। ठीक है, तो इमेज को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लाने के लिए we have to change the distance between these two lenses, and we can do that using those collimating screws, और इसके जो screws होते हैं पैनल में लगे उनसे हम इस distance को vary कर सकते हैं। ठीक है बेटा, so this is all about construction. So there are two convex lenses basically in a telescope. We have an objective which faces the object and we have an eyepiece which faces the eye. So इस साइड में आई होगी, यहाँ से आई होगी, और उसके उस साइड में बेटा जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा। फाइन, तो जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी वैसी इमेज फॉर्मेशन बेटा इसमें है। पर एक बेसिक डिफरेंस है कि देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना इसके साइड में जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है जो बहुत दूर होते हैं।
तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना दैट इज ऑलरेडी प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी. सो वी आर नॉट गोइंग टू शो द ऑब्जेक्ट बट वी आर गोइंग टू शो टू पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. उन दो पैरेलल रेज की जो है इमेज ये लेंस बनाएगा और वो इमेज इस साइड पे बनेगी. कहाँ पे बनेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. यू हैव स्टडीड इन लेंस इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका जो लेंस है, लेंस उसकी इमेज उसके फोकस पे बनाता है, उसके फोकल प्लेन पे बनाता है. तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो इन्फिनिटी पे है. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ टेलीस्कोप और टेलीस्कोप से जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो इस टेलीस्कोप से जो हम ऑब्जेक्ट फोकस करते हैं वो ऑलरेडी इन्फिनिटी पे होता है. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो ये लेंस उस इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाएगा यहाँ पे कहीं. दैट इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. फिर वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है इस लेंस आई पीस के लिए एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट, और फिर ये आई पीस उस इमेज की एक और इमेज एनलार्ज्ड बनाएगा. वो आपकी फाइनल इमेज होगी. फिर वही इमेज जो है आपकी आंख को दिखेगी. ठीक है. तो चलो बेटा हम इसमें रे डायग्राम जो है वो बनाते हैं. तो रे डायग्राम बनाने के लिए मैंने कहा इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है. तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको जो इन्फिनिटी से जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी. तो इसके लिए हम बेटा काम करेंगे, हम दो पैरेलल रेज ड्रा करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी. लेट अस ड्रा टू पैरेलल रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. ठीक है. सो दिस इज वन रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ये बेटा आपकी एक रे ऑफ लाइट आ गई. ये ऑप्टिकल सेंटर इसके थ्रू पास होगी. ये जो रे है बेटा ये बेंड नहीं होगी क्योंकि दिस इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. एक और पैरेलल रे, एक और रे हम दिखाएंगे बेटा. ये भी इन्फिनिटी से आएगी. सो दिस विल आल्सो कम पैरेलल, पर ये बेंड होगी यहाँ पे. ये देखो ये पैरेलल रेज जो दो है ना बेटा, these two parallel rays these are coming from infinity because ऑब्जेक्ट जो इसके लिए है that is located at infinity. ठीक है. यहाँ पे बेंडिंग होगी. फिर यहाँ पे जब बेंड होगा तो इस रे ऑफ लाइट के साथ जहाँ पे ये मीट करेगा वहीं पे इसकी इमेज बनेगी. सो चलो हम इसको मीट करवाते हैं. फिर हम इमेज यहाँ पे बनाते हैं. तो इसको मीट कराएंगे ऐसे. ठीक है बेटा. तो ऐसे ये बेंड होके यहाँ पे बनाएगी इमेज. ये देखो ये रे ऑफ लाइट बेंड क्यों नहीं हुई? बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट विल नेवर बेंड. ये रे ऑफ लाइट बेंड हुई और यहाँ पे इसने इसको इसके साथ जो है इस रे ने इसके साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट करा. तो ये आपकी बनी इमेज यहाँ पे पहली इमेज. तो दिस इज योर फर्स्ट इमेज. ठीक है. शाबाश. तो मुझे बताओ बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इन्फिनिटी. यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना इसका नाम हम रखेंगे h डैश. h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज. यहाँ से यहाँ तक जो है वो बेटा इस लेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक है बेटा इमेज डिस्टेंस. पर अगर इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये इमेज बनेगी ना यहाँ से यहाँ तक होगा ना बेटा इक्वल टू फोकल लेंथ. क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे. तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है, सो दिस पॉइंट इज बेसिकली द फोकस. ये पॉइंट बेटा फोकस है. ये इस लेंस का फोकस है. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है इसके लिए इमेज डिस्टेंस. बट दिस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस. तो इसको हम लिख के रखेंगे यहाँ पे. इसको रखेंगे ऐसे डिस्टेंस को बेटा यहाँ तक. ठीक है. सो दिस डिस्टेंस यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है इसका मैं नाम रखूंगा दिस इज VO image distance for objective lens and this is equal to focal length of objective lens. ठीक है बेटा. यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इस लेंस के लिए ये इमेज डिस्टेंस है. पर चूंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है तो इस लेंस ने इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई होगी फोकस पे. सो यहाँ से यहाँ तक इक्वल टू इसकी फोकल लेंथ भी है. सो VO इक्वल टू FO. ठीक है. अब ये जो लेंस है बेटा पहले जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक. अब ये जो इमेज है ना ये इस वाले लेंस के लिए एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट. सो यहां से यहां तक जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी. पर किसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? आई पीस के लिए. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस. फाइन. शाबाश. अब ये जो है ना ये वाला लेंस आई पीस अब ये इस इमेज की एक और इमेज बनाएगा.
पर जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने आपको सिखाया बेटा, ये जो पहली इमेज बननी चाहिए ना, इट शुड बी फॉरवर्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। मान लो ये इसका ये जो लेंस है ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और इस लेंस का फोकस यहाँ पे है, ठीक है। इस ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस में अगर पहली इमेज बनेगी तो फिर ये एक्ट करेगा ना एज सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे मैंने कल भी पढ़ाया था। तो ये फिर ये लेंस इस ऑब्जेक्ट या इस इमेज की एक और इमेज इसी साइड बनाएगा, बिकॉज फॉर दिस लेंस दिस इमेज lies between optical center and focus, so possibly this lens is going to form the image of this object on the same side। वही इमेज फिर enlarged होगी, वही इमेज फिर बेटा जो है वर्चुअल होगी पर इसी साइड बनेगी। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, इसने जो इमेज यहाँ पे बनाई, ये इमेज अब इस लेंस के लिए एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट, पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी साइड बनाएगा, ठीक है। और वो वाली जो इमेज है वो फाइनल इमेज होगी। अब कैसे बनानी है इमेज, जैसे लास्ट में बनाया था हमने, तो बेटा हम ऐसे करेंगे काम। शाबाश। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ठीक है। इसको फिर बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। ये देखो यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हुई और डायरेक्ट गई, ठीक है। इसको हमने बैकवर्ड ट्रेस पहले ही करके रखा, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है ये ऐसे आएगी पैरेलल, क्योंकि हमको इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है ना इस लेंस से, तो ऐसे ही बनाते हैं। ये रे ऑफ लाइट आएगी, फिर ये बेंड होगी यहां से, पर ये डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट होगी, ये बेंड बेटा ऐसे होगी, ऐसे बेंड होगी। इसको अगर आप बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसने मीट किया, देखो ये इस पॉइंट से दो रेज एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू चली गई, एक यहाँ से पैरेलल फिर बेंड हुई। अब ये दो जो है दीज आर टू डाइवर्जिंग रेज, यहाँ पे कहीं पे आपकी आंख होगी, दिस इज योर आई, हाँ ये आई यहाँ पे कहीं पे होगी। अब इस आई को लगेगा ये जो दो रेज है ना, बैकवर्ड ट्रेस करके इसको लगेगा कि ये यहाँ से आई है, सॉरी इस पॉइंट से आई है, जहाँ पे ये मीट करेंगी, और ये आपकी बनेगी इसी पॉइंट पे फाइनल इमेज। ये आपकी फाइनल इमेज, इसकी हाइट हम रखेंगे h डबल डैश। बेटा ये आपकी कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन। अब इसको आराम से देखो, देखो बेटा पहले ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, क्योंकि टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पे होता है। तो इन्फिनिटी से दो रेज आई, इस लेंस ने उन दो रेज की इमेज यहाँ पे बना दी। सो दिस इज द इमेज फॉर दिस लेंस, बट दिस इमेज इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। अब यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट टू लेंस, बट दिस इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेंस। अब ये लेंस है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऐसे गई, एक रे यहाँ से बैंड होके गई। अब ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की बनाएगा एक और इमेज। अब चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में है, तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसी साइड बनाएगा। तो वो हमने यहाँ से इमेज बना दी, इस ऑब्जेक्ट की ये है इमेज, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये इमेज डिस्टेंस है ना, दिस इज VE, ये आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से यहां तक आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट और यहां से यहां आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस। जरा लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब बताओ मुझे बेटा। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब है ना दो लेंसेज के बीच में डिस्टेंस, यहां से यहां, तो उसको भी हम पहले ही दिखाएंगे, ऐसे लेंथ ऑफ ट्यूब को दिखाएंगे बेटा। ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज L, L इज द लेंथ ऑफ ट्यूब। जरा यहीं पे बताओ किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक किसके बराबर है, VO, पर VO इक्वल टू FO, तो मैं लिखूंगा FO प्लस यहां से यहां तक किसके बराबर बेटा, UE। ये देखो आपकी लेंथ ऑफ ट्यूब की फॉर्मूला बेसिक इक्वेशन यहाँ पे हमने पहले ही लिखी,
इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक कितनी डिस्टेंस है, यहाँ उसी को हम कहते हैं एल। एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दैट इज इक्वल टू एफ ओ प्लस दिस डिस्टेंस दैट इज यूवी। ठीक है बेटा। सो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन। तो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ ए टेलीस्कोप। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने उस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे फोकस पे बना दी। फिर ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, ये इमेज इसके लिए एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट, और ये लेंस, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बना दी। बाकी जो डिस्टेंसेस है ये दिए हुए हैं। बेटा मैग्निफिकेशन की, जब हम इसमें मैग्निफिकेशन डिराइव करते हैं ना, तो मैंने आपको कहा है बेटा, जो टेलीस्कोप है इसमें मैग्निफिकेशन जो डिफाइन करते हैं ना हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई। जरा मुझे बताओ, ये फाइनल इमेज है ना, ये इस आंख पे या इस आंख पे या इस लेंस पे, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा है जितना ये एंगल इस लेंस पे बनाएगा उतना ही बनाता है ये आंख पे। सो वी ट्रीट दोज एंगल्स एज इक्वल। जरा मुझे बताओ, ये जो फाइनल इमेज है ये कितना एंगल बनाती है इस लेंस पे? बेटा ये वाला एंगल आएगा ना, ये वाला, इसका नाम हम रखेंगे बीटा। सो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द लेंस? तो ये डायरेक्ट रे ऑफ लाइट, सो एंगल इज बीटा। इस बीटा का अगर वैल्यू आपको ढूंढना होगा तो आप ये छोटे वाले ट्रायंगल से ढूंढेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल। हाँ, इस ट्रायंगल में बीटा का मतलब tan बीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज h डैश, एंड बेस इज यूवी। सो बीटा इज h डैश बाई यूवी। ठीक है। और टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन जो है फॉर्मूला उसकी, दैट इज बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा is the angle subtended by the final image on the eye or on the eyepiece. ठीक। and what is alpha? Alpha is the angle subtended by the object on the objective lens. बेटा क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन जो है ना, यही डिफरेंस है। माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला हम लेते हैं, ऊपर हम लेते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई, पर नीचे हम लेते हैं बेटा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, डायरेक्टली ऑन द आई, ऑन द अनएडेड आई, ऑन द नेकेड आई, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट। ठीक है। तो ऊपर मैग्निफिकेशन में ऊपर होता है थीटा डैश, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द लेंस और ऑन द आई डिवाइडेड विद थीटा मैक्सिमम। ये मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी इसी से मैग्निफिकेशन निकाली और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी। ये जो थीटा मैक्सिमम है ना बेटा, ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द आई बट व्हेन प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। पर यहाँ पे मैंने कहा बेटा, पहले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया ये कि क्योंकि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पे होता है हमेशा, तो उसको आप कभी नियर पॉइंट पे ला नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ की जो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है दैट इज स्लाइटली मॉडिफाइड। इसमें क्या लेते हैं हम लेते हैं द मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ telescope is defined as the ratio of angle subtended by the final image on the eye and the angle subtended by the object on the eye but directly on the eye. You understand? Directly on the eye. ये जो अल्फा है ना, this is the angle subtended by the object directly on the eye. इसमें हम नियर पॉइंट नहीं लेते, या ये वो एंगल है जो विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी यूजिंग एनी लेंस जो है ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे बनाता है। एंड दिस ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट एनी पॉइंट एंड यूजुअली दिस इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। सो दिस अल्फा इज नॉट दिस थीटा मैक्सिमम, दिस अल्फा इज सिंपली द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, डायरेक्टली ऑन द आई। So this is not the angle subtended by the object when it is placed at the near point. ये simply वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे बनाता है डायरेक्टली। सो इसका मतलब ये एंगल फिर ये है ना बेटा, सो दिस एंगल अल्फा इज दिस मच एंगल, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट आती है तो इस वाले लेंस पे ये डायरेक्टली यही एंगल बनाती है। सो दिस अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ऑन द आई देखो वहां पे मैंने पढ़ाया ऑन द आई, देखो अगर ये इस लेंस के साथ अल्फा बनाता है ना, तो अगर ये डायरेक्टली आंख पे गिरती तो वहां पे भी ये अल्फा ही बनाती। दिस अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द आई। पर मैंने इस अल्फा को यहाँ दिखाया है, मैंने दिखाया जब रे ऑफ लाइट आती है तो ये पहले लेंस के साथ कितना एंगल बनाती है। अब ये पहला वाला लेंस नहीं होता, यहाँ पे आंख होती है, तो उसके साथ भी ये यही एंगल बनाता ना।
So this alpha is either the angle subtended by the rays of light directly on the eye or it is the angle subtended by the rays of light on the object or lens. ठीक है, आई होप कि इसमें आपका जो है कंफ्यूजन वो अब नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे मैग्निफिकेशन की. The ratio of angle subtended by the final image on the eye, that is beta, and the angle subtended by the object directly on the eye. Directly on the eye मतलब जब rays of light आएंगी directly on the eye, that is alpha, or you can take that alpha equal to this angle. So there is not much difference. ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये अल्फा है तो बेटा ये एंगल भी अल्फा होगा ना, क्योंकि इस अल्फा का वैल्यू निकालना हमको. अगर ये अल्फा है so this is also अल्फा. मुझे बताओ इस अल्फा का वैल्यू हम इस वाली ट्रायंगल से निकाल सकते हैं. ये जो ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर है एच डैश और इसकी बेस जो है दैट इज एफ नॉट. सो बेटा tan अल्फा आएगा ना बराबर एच डैश डिवाइड बाय एफ नॉट. इसी तरह बीटा किसके बराबर आएगा बेटा, एच डैश डिवाइड बाय यूई इसका परपेंडिकुलर इसकी बेस. इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस. पर एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बेटा, देखो ये जो बीटा और अल्फा ये इसी प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड में बनता है ना. मतलब अगर इसको आप लेंगे ना बेटा एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ये आ जाता है आपका क्लॉकवाइज. इसका मतलब दोनों में से आपको एक एंगल जो है अल्फा या बीटा दोनों में से आपको एक नेगेटिव लेना पड़ेगा. इसका मतलब जो रेशियो है ना बीटा बाय अल्फा का वो नेगेटिव आएगा. क्यों? बिकॉज दिस अल्फा एंड बीटा दिस आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब अपोजिट साइड का मतलब है एक ऐसे बन रहा है एक ऐसे बन रहा है. If this is your anti-clockwise direction, this is your clockwise direction. तो अगर आप एंगल मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव आएगी. इसलिए एक पॉजिटिव आएगा इसमें एक नेगेटिव आएगा. ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आएगी. ठीक है बेटा, सो मैं लिखूंगा सो दिस m इज इक्वल टू बीटा का वैल्यू बताओ इस ट्राइंगल से, दैट इज एच डैश डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है दैट इज यूई होल डिवाइड बाय अल्फा का क्या वैल्यू है बेटा. चलो बीटा एंटी क्लॉकवाइज है इसको पॉजिटिव लिया, अल्फा क्लॉकवाइज है तो इसको नेगेटिव लेंगे हम. अल्फा का क्या वैल्यू है इस ट्रायंगल से निकालो बेटा, वैल्यू दैट इज एच डैश डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है दैट इज एफ ओ. ठीक है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस इसको ऊपर लाएंगे एच डैश डिवाइड बाय यू ई इंटू इसको उल्टा कर लो दैट इज एफ ओ डिवाइड बाय एच डैश. तो बेटा ये एच डैश कैंसिल, सो m विल बी इक्वल टू एक तो माइनस आपका और आएगा आपका एफ ओ डिवाइडेड बाई यू. ठीक है बेटा, ये आपकी जनरल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन की, ये मैग्निफिकेशन की आपकी जनरल फॉर्मूला आ गई. तो टेलीस्कोप में जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है ना बेटा दैट इज माइनस एफ नॉट. व्हाट इज एफ नॉट? एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड डिवाइडेड बाई यू ई. व्हाट इज यू ई? यू ई इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस आई पीस. अब इसके दो केसेस हैं मैग्निफिकेशन, जैसे मैंने हर बार दिखाया है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहाँ पे? जब फाइनल इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तभी होती है ना जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनती है. और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब बेटा? जब फाइनल इमेज बनेगी फार पॉइंट पे. फार पॉइंट का मतलब इन्फिनिटी पे. ठीक है, तो आपको एफ नॉट का तो वैल्यू नहीं निकालना है, ये तो डायरेक्टली आप लिखेंगे, पर यू ई का वैल्यू निकालो आप. इसके लिए निकालो यू ई का वैल्यू, इसके लिए निकालो यू ई का वैल्यू. जरा इसके लिए डायरेक्टली निकाल सकते हो आप. जब फाइनल इमेज बनेगी ना बेटा फार पॉइंट पे, मतलब अगर बेटा ये इमेज फाइनल इमेज फार पॉइंट पे बनी है तो इसका मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट ये है ना एच डैश, ये होना चाहिए ना फिर इस वाले लेंस के फोकस पे. समझ आ रहा है? मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू एफ ई. ये जो यू ई है इट शुड बी इक्वल टू एफ ई. पर इस वाले केस के लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन तब होती है जब फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे. फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो इसका मतलब इस फाइनल इमेज का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है. इट शुड बी प्लेस्ड एट द फोकस. किसके फोकस पे? आई पीस के फोकस पे. इसका मतलब अगर ये फोकस पे हो है तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज यू ई. दिस यू ई विल बी इक्वल टू एफ ई. तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिखूंगा बेटा यहाँ मिनिमम मैग्निफिकेशन तब होती है जब यू ई होता है एफ ई के बराबर. देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन यहाँ पे निकलेगी दैट विल बी माइनस एफ ओ. तो ऐसे ही आएगा. ठीक है, डिवाइड नीचे यू ई के बदले एफ ई आएगा. तो यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन. ठीक, इसी तरह मुझे लेंथ ऑफ ट्यूब की फॉर्मूला बताओ. लेंथ ऑफ ट्यूब की फॉर्मूला क्या है बेटा? दैट इज एफ ओ प्लस यू ई.
ठीक है। जरा इस केस के लिए मुझे बताओ लेंथ ऑफ ट्यूब की फॉर्मूला क्या आएगी, L विल बी इक्वल टू FO। इस केस के लिए मतलब जब मैग्निफिकेशन मिनिमम होगी तब लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी, FO, तो FO ही आएगा, UE के बदले क्या लिखेंगे आप बेटा, FE। तो बेटा ये है लेंथ ऑफ ट्यूब की फॉर्मूला फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। इसी तरह अगर आपके पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला निकालनी है तो UE का वैल्यू निकालना पड़ेगा। UE का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो काम, आप लेंस फॉर्मूला करो यूज इसके लिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इसका मतलब फाइनल इमेज, ये वाली इमेज ये कहाँ पे बननी चाहिए, NP। व्हाट इज NP, नियर पॉइंट। सो इसका मतलब 1/ve के बदले v के बदले d आएगा, हाँ। तो -1/u के बदले -ue आएगा, इसी ue का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सो इक्वल टू 1/fe, -2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो और ue का वैल्यू निकालो, ये यहाँ आएगा तो ये बनेगा 1/ue इक्वल टू, यहाँ का क्या बनेगा बेटा, 1/fe प्लस 1/d। सो दिस इज d प्लस fe डिवाइड बाई fe इंटू d। तो उल्टा कर लो तो ue का वैल्यू आएगा, तो यहाँ से ue का बेटा क्या वैल्यू आया आपका, FED डिवाइडेड बाई d प्लस FE। व्हाट इज FE, FE इज द फोकल लेंथ ऑफ eyepiece एंड d इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपने ue का वैल्यू निकाला ue का वैल्यू। अब बताओ मैग्निफिकेशन की क्या फॉर्मूला थी बेटा, -FO/UE, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किसके बराबर आएगी, -FO, ऐसे ही UE का वैल्यू दे दो ये, दैट इज FE इंटू डी डिवाइडेड बाई d प्लस FE। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, ये देखो बेटा ये d प्लस FE जो है इसको ऊपर लाइए आप, तो ये बनेगा m इक्वल टू -FO, ऐसे ही है। तो d प्लस FE डिवाइड, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इस UE के वैल्यू को यहाँ मैं लिखूंगा, UE का वैल्यू जो है दैट इज FED डिवाइड बाई d प्लस FE, ठीक है। यहाँ इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं तो डिवाइड, इसको मैंने ऊपर लाया तो नीचे रहेगा बेटा आपका FE इंटू डी, ठीक है। फिर देखो क्या करते हैं इसको, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो m इक्वल टू FO बाई FE लिखते हैं अलग, माइनस FO बाई FE, ठीक है। इसके बाद ये d जो बचा ना, इसको ये इस d को ये d डिवाइड कर लो, इसको भी डिवाइड कर लो, d को ये d डिवाइड होगा तो 1 बचेगा प्लस और बचेगा FE डिवाइड बाई d। बेटा ये आपकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, मिनिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला -FO/FE प्लस 1/FED। ये जो माइनस आ रहा है ना इक्वेशन में, माइनस का मतलब है जो फाइनल इमेज बन रही है दैट इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, वो आपको उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये बेटा आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब अगर आपको यहाँ लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना तो लेंथ ऑफ ट्यूब की क्या फॉर्मूला, दैट इज FO प्लस UE। तो यहाँ पे इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी आई है, FO इज FO प्लस UE का वैल्यू ये देंगे, दैट इज FE इंटू डी डिवाइडेड बाई d प्लस FE। ये आपका बेटा लेंथ ऑफ ट्यूब की फॉर्मूला आ गई दोनों केसेस के लिए। सो दिस इज योर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड दिस इज, अब देखिए दिस इज इन टर्म्स ऑफ FO/FE। मैंने कल भी बताया मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला में फोकल लेंथ होनी चाहिए, एंड दिस इज योर मिनिमम मैग्निफिकेशन। अब छोटी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर इसकी फोकल लेंथ दी है 10, इसकी भी दी है फॉर एग्जांपल 5, और आप चाहते हो कि मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला निकालो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर दी होगी फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर, तो सारी चीज़ें दी होती है, FOB FEB D आपको पता है 25 सेंटीमीटर, then you can accordingly find the magnification, maximum magnification या minimum magnification जो भी है आप निकाल सकते हो। सो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना बेटा बिल्कुल ईजी है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो और डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ ट्यूब की फॉर्मूला। तो अब देखो बेटा ये जो मैंने अभी बताया माइनस का नेगेटिव साइन का मतलब है जो फाइनल इमेज बनती है ना दैट इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कौन सा टेलीस्कोप हम पढ़ रहे थे, दिस वाज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका मतलब जब आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे ना तो वो ऑब्जेक्ट आपको उल्टा दिखाई देगा, वो आपको सामने और बड़ा तो दिखाई देगा पर उल्टा दिखाई देगा, इनवर्टेड दिखाई देगा। तो इसलिए बेटा हम ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
जो अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स है ना उनको देखने के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आप अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो किसी ट्री को आपको देखना है जो बहुत दूर है, उसको आप अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखोगे ना तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा। This telescope, astronomical telescope, is only used to observe the heavenly bodies, stars, moons, ellipses, various astronomical bodies. ठीक है, तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसी तरह जो आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है ना बेटा, उसमें दो के बदले तीन लेंसेज हैं, हम इन दोनों के बीच में एक और लेंस डालते हैं उसमें। सो एट टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ थ्री लेंसेज, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस, और इन दो के बीच में एक और लेंस फिट होता है। वो लेंस इसलिए होता है ताकि वो जो फाइनल इमेज आपकी इन्वर्टेड बनती है ना, वो इस फाइनल इमेज को सीधा करता है, तो फाइनल इमेज आपकी इरेक्ट बन जाती है। तो देखो बीच में अगर एक और लेंस डालोगे, उस लेंस का काम है मैग्निफिकेशन, उसकी होती है -1। -1 का मतलब जो यहाँ पे आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकली है ना, वो इसको पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव बनाने का मतलब है फाइनल इमेज होती है इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में तीन लेंसेज होते हैं और तीसरा लेंस हम बीच में प्लेस करते हैं, इसका काम खाली होता है वो जो फाइनल इमेज है उसको इरेक्ट बना दे। ठीक है, और आपका जो बेटा गैलीलियन टेलीस्कोप है उसमें दो ही लेंसेज होते हैं, पहला लेंस होता है कन्वेक्स और दूसरा लेंस होता है कनकेव। याद रखो, गैलीलियन टेलीस्कोप में पहला लेंस कन्वेक्स, दूसरा लेंस कनकेव, और उसमें भी जो फाइनल इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, वो इन्वर्टेड नहीं है। तो पहले वाले जो हमने ये पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है, दो लेंसेज होते हैं खाली इसमें। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में तीन लेंसेज होते हैं, फाइनल इमेज इरेक्ट बनती है। और गैलीलियन टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, पहला कन्वेक्स, दूसरा कनकेव, और फाइनल इमेज जो है वो भी इरेक्ट बनती है। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टेलीस्कोप। बेटा आपका जो रे ऑप्टिक्स है, आई गेस इसमें जो आपका जो भी टॉपिक इन्वॉल्व होता है वो हमने ऑलमोस्ट सारे जो है डिस्कस कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम कोई दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो पर इसमें जो है मैंने बेटा आपको रिफ्लेक्शन जो है, मैंने इस रे ऑप्टिक्स में आपको रिफ्रैक्शन के सारे टॉपिक्स पढ़ाए। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा है, उसमें ज़्यादातर आपको रिफ्लेक्शन ड्यू टू कर्व्ड सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ना है, और रिफ्लेक्शन ड्यू टू प्लेन मिरर्स पढ़ना है। यू कैन डू दैट बाय योर सेल्फ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वो ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है बट दैट नॉट मच डिफिकल्ट। पर मैंने जो आपको लेंसेज पढ़ाए, उस लेंसेज में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स के भी सारे केसेस दिखाए। ठीक है, तो आई होप कि आप वो सारा बेटा जो है वो जो रह गया वो खुद करेंगे। मैंने वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो मैंने एक्चुअली क्लास में जो है वो दिखाए थे, तो जहाँ से मैंने क्लास में छोड़ा था तो वहाँ से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।